नमस्ते। अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा बाहर इन्वेस्ट किया है तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग के उस उलझे हुए जाल को सुलझाएंगे जिससे शेड्यूल FA कहते हैं। आजकल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आम बात हो गई है, इसलिए इन रूल्स का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टैक्स मेज को एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बदलते हैं। इस सफर को स्ट्रेस फ्री और आसान बनाने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 6 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहला, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का नियम। दूसरा, 3 जरूरी एसेट वैल्यूज कैलकुलेट करना। तीसरा, सही एक्सचेंज रेट चुनना। चौथा, डिविडेंड्स और सेल्स को सही तरीके से रिपोर्ट करना। पांचवा, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर के बीच का फर्क। और आखिर में कैपिटल गेन्स और टैक्स क्रेडिट्स। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर का नियम। आखिर ये सख्त नियम लगते किस पर हैं और किसके लिए कंप्लायंस अनिवार्य है? देखिए, अगर आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी ROR की कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में एक सिंगल फॉरेन शेयर या वेस्टेड RSU भी पड़ा है ना, तो शेड्यूल FA फाइल करना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी हो जाता है। ये कोई ऐसी डिटेल नहीं है जिससे इग्नोर किया जा सके, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट की इस पर पूरी नजर होती है। यहाँ एक बहुत बड़े मिथ को तुरंत क्लियर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट्स डिस्क्लोज नहीं करने पड़ते। दरअसल रिपोर्टिंग से बचने के लिए कोई मिनिमल थ्रेशोल्ड है ही नहीं। ये जो 20 लाख रुपए वाली चर्चा आपने सुनी होगी, वो सिर्फ पेनल्टी की छूट से जुड़ी है। इसका साफ मतलब ये है कि हर एक छोटे से छोटे फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज करना अनिवार्य है, चाहे उसकी कीमत कुछ हजार रुपए ही क्यों ना हो। जब रिटर्न फाइल करने का वक्त आता है तो सही फॉर्म चुनना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। जिन टैक्स पेयर्स की आमदनी सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन से होती है, उन्हें हमेशा ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन भी चलाते हैं तो आपको ITR 3 फॉर्म भरना होगा। सही फॉर्म चुनना ही एरर फ्री रिटर्न की पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 जरूरी एसेट वैल्यूज कैलकुलेट करना। ये पॉइंट थोड़ा मैथमेटिकली चैलेंजिंग हो सकता है। शेड्यूल FA आपसे हर होल्डिंग के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रुपए फिगर्स मांगता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, जिसमें 50 US टेक शेयर्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि स्टॉक प्राइस और एक्सचेंज रेट दोनों लगातार फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए आपकी इनिशियल पीक और क्लोजिंग वैल्यूज एक दूसरे से काफी अलग आती हैं। जैसे यहाँ इनिशियल वैल्यू 83,000 है, पीक वैल्यू 1,19,000 हो गई और क्लोजिंग 1,03,200। तो एक ही एसेट की वैल्यू साल के अलग अलग समय पर बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ लोग अक्सर एक बहुत डेंजरस शॉर्टकट लेते हैं। वो इनिशियल वैल्यू को ही बाकी सारी रोज में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा याद रखें कि इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट और एक्विजिशन डेट पर लॉक हो जाती है, पर पीक और क्लोजिंग वैल्यूज को उनकी स्पेसिफिक डेट्स के एग्जैक्ट मार्केट प्राइस और एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही निकालना और दिखाना जरूरी है। अब आता है तीसरा पॉइंट, सही एक्सचेंज रेट चुनना। ये स्पेसिफिक फिगर्स आखिर आएंगे कहां से? इंटरनेट पर मिलने वाले किसी भी रैंडम करेंसी कन्वर्टर का इस्तेमाल हरगिज मत कीजिएगा, वो टैक्स स्क्रूटनी में फेल हो जाएंगे। रूल्स सख्त हैं। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ही निकालना है, और वो भी हर सिंगल होल्डिंग के लिए 3 स्पेसिफिक डेट्स पर। पहला, जिस एग्जैक्ट डेट पर इन्वेस्टमेंट खरीदा। दूसरा, जिस डेट पर उसने सबसे हाई वैल्यू टच की। और तीसरा, 31 दिसंबर। बस यही एकमात्र लीगल तरीका है। अब एक बहुत ही काम की प्रैक्टिकल टिप सुनिए। पुराने SBI हिस्टोरिकल रेट्स बाद में ढूंढना किसी हेडेक से कम नहीं है, इसलिए इनका रियल टाइम में स्क्रीनशॉट लेना सबसे बेस्ट रहता है। और मान लीजिए अगर 31 दिसंबर किसी वीकेंड पर पड़ जाए जब बैंक बंद होते हैं, तो बस ठीक पिछले डेट पर जाइए, जैसे फ्राइडे का रेट यूज कर लें और उस डेटेड रेट कार्ड को प्रूफ के तौर पर अपने रिकॉर्ड में हमेशा सेफ रखें। तो अब एक बहुत ही आम सवाल आता है, जब सच में कोई इनकम मिलती है, जैसे डिविडेंड्स या शेयर्स बेचने पर आने वाला पैसा, तो उसको रिपोर्ट करते वक्त डबल काउंटिंग की गलती से कैसे बचा जाए? यही हमारा चौथा हिस्सा है, डिविडेंड्स और सेल्स को सही तरीके से रिपोर्ट करना। इसे समझने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। दरअसल आपको पूरे ब्रोकरेज अकाउंट को और उसके अंदर रखे स्पेसिफिक शेयर्स को अलग अलग ट्रैक करना होता है। इसको ऐसे सोचिए, टेबल A2 एक आउटर कंटेनर या कस्टोडियल अकाउंट है जिसे आपका US ब्रोकर मेंटेन करता है, और टेबल A3 उस कंटेनर के अंदर रखे गए स्पेसिफिक आइटम्स हैं, जैसे आपके एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स। शेड्यूल FA आपसे अकाउंट और एसेट दोनों की डिटेल मांगता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको 15,000 रुपए का डिविडेंड मिला है तो उसको टेबल A2 और A3 दोनों में एंटर करना बिल्कुल सही है। टेबल A2 में इसके लिए अलग रो बनेगी और टेबल A3 में ये स्पेसिफिक होल्डिंग के सामने दर्ज होगा। यही टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सपेक्ट भी करता है। तो इस टेक्निकलिटी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये डबल काउंटिंग नहीं है बल्कि कंप्लीट डिस्क्लोजर का ही एक हिस्सा है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर के बीच का फर्क। ये सच में इस पूरे प्रोसेस का सबसे डिसओरिएंटिंग हिस्सा हो सकता है। देखिए, हमारा इंडियन इनकम टैक्स चलता है फाइनेंशियल ईयर पर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन शेड्यूल FA चलता है कैलेंडर ईयर पर, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इस अजीब मिसमैच का मतलब यह है कि शेड्यूल FA के फिगर्स आपके रिटर्न में बाकी जगह दिखाए गए फिगर से नेचुरली मैच नहीं करेंगे। ऐसे में किसी भी कंफ्यूजन के वक्त टैक्स ऑफिसर्स को समझाने के लिए आपको क्लियर और डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स मेंटेन करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, कैपिटल गेन्स और टैक्स क्रेडिट्स। चलिए देखते हैं कि जब सच में किसी एसेट को बेचा जाता है तो इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करते वक्त क्या नियम लगते हैं। क्योंकि यूएस स्टॉक्स इंडिया में टेक्निकली अनलिस्टेड माने जाते हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्वालिफाई करने के लिए पूरे 24 महीने यानी 2 साल का होल्डिंग पीरियड पूरा करना जरूरी होता है। और यहाँ टैक्स रेट पर ध्यान दीजिएगा। 23 जुलाई 2024 से जो नए नियम लागू हुए हैं उनके मुताबिक फॉरेन शेयर्स पर होने वाले लॉन्ग टर्म गेन्स पर अब 12.5% का फ्लैट रेट लगता है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि इसमें अब आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो पहले एक बड़ा टैक्स सेविंग टूल हुआ करता था। RSUs रखने वाले टेक एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत जरूरी डिटेल ये है कि आपके लिए होल्डिंग पीरियड की क्लॉक ग्रांट डेट से नहीं बल्कि एग्जैक्टली वेस्टिंग डेट से शुरू होती है और उसकी एक्विजिशन कॉस्ट वही फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी जिस पर वेस्टिंग के टाइम सैलरी परक्विजिट के रूप में आप पहले ही टैक्स चुका चुके हैं। एक बात और, यूएस ब्रोकर्स आपके डिविडेंड्स पर टैक्स सोर्स पर ही काट लेते हैं, आमतौर पर 25% अगर W8BN फॉर्म भरा हो। पर ध्यान रहे, इंडिया भी उसी सेम डिविडेंड इनकम पर टैक्स लगाता है। इस भारी डबल टैक्सेशन से बचने के लिए आपको शेड्यूल FSI और शेड्यूल TR का इस्तेमाल करना होता है ताकि आप अपना फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी FTC क्लेम कर सकें और एक ही आमदनी पर 2 बार टैक्स ना देना पड़े। लेकिन सावधान रहिए, सबसे डेविस्टेटिंग गलती जो आप एंड में कर सकते हैं वो है फॉर्म 67 को ऑनलाइन फाइल करना भूल जाना। अपना टैक्स क्रेडिट सिक्योर करने के लिए ITR के अलावा इस फॉर्म को सेपरेटली सबमिट करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, वरना आपका पूरा का पूरा क्रेडिट हमेशा के लिए डूब जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ग्लोबल वेल्थ बनाने के साथ साथ लोकल कंप्लायंस में भी उतना ही परफेक्ट और मेटिकुलस होना पड़ता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अगली टैक्स फाइलिंग डेडलाइन आने से पहले आपके सारे रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल SBI रेट्स और डिटेल वर्किंग पेपर्स पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हैं? सोचिए जरूर।